जय हिंद साथियों, एनर्जी अप अकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, हम यूपी पैट एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके यूपी पैट एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक नृत्य करने वाली लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से पाई गई थी? नर्तिका की कांस्य की मूर्ति कहाँ से पाई गई थी? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी कालीबंगन से या ऑप्शन डी रंगपुर से। दोस्तों, नर्तिका की कांस्य की मूर्ति निम्न में से किस स्थान पर पाई गई थी? मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, कालीबंगन से या फिर रंगपुर से? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो से। नर्तिका की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से पाई गई थी। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी थी? मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने, आरसी बनर्जी ने 1922 में 1922 में करी थी। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। मोहनजोदाड़ो से हमें और क्या क्या प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार, 3 मुख वाला देवता, जिसको क्या बोलते हैं? पशुपतिनाथ। मोहनजोदाड़ो को और क्या बोला जाता है? मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका सही जवाब है सिंधु नदी के किनारे। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ था, सिंधु सभ्यता काल में कौन सा नगर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन बी लोथल की खोज किसने करी थी? लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 में करी थी। और लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में। हमें लोथल से क्या क्या मिला था? हमें लोथल से चावल के दाने, सबसे पहले जो चावल के दाने मिले थे वो लोथल से मिले थे, प्रथम साक्ष्य। लोथल से हमें अग्निकुंड, लोथल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी बोला जाता है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। कालीबंगन की खोज करी थी अमलानंद घोष ने 1951 में। अमलानंद घोष ने 1951 में करी थी। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन से हमें क्या क्या मिला? कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, नक्काशीदार ईंटें और अग्निकुंड। रंगपुर की खोज भी रंगनाथ राव जी ने करी थी।
1953-54 में। और रंगपुर से भी हमें चावल के दाने मिले थे, चावल के दाने। तो प्रश्न नंबर 1 क्या था? प्रश्न नंबर 1 था नर्तिका की कांस्य की मूर्ति कहाँ से पाई गई थी? तो इसका सही जवाब था मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो की खोज कब करी थी? मोहनजोदाड़ो की खोज R.C. राखलदास बनर्जी ने 1922 में करी थी। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला था? मोहनजोदाड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार, 3 मुख वाला देवता, मृतकों का टीला, और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोहनजोदाड़ो क्या है? सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लोथल, लोथल की खोज किसने करी थी? लोथल की खोज रंगनाथ राव जी ने 1954 में करी थी और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित था? मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में था। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में था। लोथल की खोज करी थी रंगनाथ राव जी ने 1954 में और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। लोथल से हमें चावल के दाने मिले। सबसे पहले जो चावल के दाने मिले थे हमें वो लोथल से मिले थे। लोथल से हमें और क्या मिला? लोथल से हमें अग्निकुंड मिला। लोथल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी बोला जाता है। कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने 1951 में करी थी और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, नक्काशीदार ईंटें मिले और अग्निकुंड मिला। ऑप्शन डी रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने करी थी? रंगपुर की खोज रंगनाथ राव जी ने 1954 में करी थी और यह गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है। कठियावाड़। रंगपुर से हमें चावल के दाने मिले। तो आप देख लो एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बन गए। तो अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, आफ्टर विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हीनयान एंड महायान। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति, ये यहाँ पे संगति है सर। ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगति के बाद। ऑप्शन सी तीसरी बौद्ध संगति के बाद, या ऑप्शन डी चौथी बौद्ध संगति के बाद। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? प्रथम बौद्ध संगति के बाद, द्वितीय बौद्ध संगति के बाद, तीसरी बौद्ध संगति के बाद, या फिर चौथी बौद्ध संगति के बाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह। और उस टाइम के शासक कौन थे? उस टाइम के शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। और उस टाइम के शासक कौन थे? उस टाइम के शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। और उस टाइम के शासक थे अशोक महान। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में। और उस टाइम के शासक थे कनिष्क। अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी या प्रथम बौद्ध संगति के वक्त कौन से शासक थे, तो उसका सही जवाब होगा प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी और उस समय के शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और उस टाइम के शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में
और उस टाइम के जो शासक थे वो थे अशोक महान। और चौथी बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, और उस वक्त के जो शासक थे वो कनिष्क थे। प्रश्न नंबर 3, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए मैग्नेस्थीज ने, ऑप्शन बी सिकंदर ने, ऑप्शन सी सोक्रेट्स ने सुकरात ने, या ऑप्शन डी होमर ने। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक थे मैग्नेस्थीज। मैग्नेस्थीज कौन था? मैग्नेस्थीज एक यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत। किसने भेजा था इसको? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी किससे करी थी? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करी थी। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। किसका? सेल्यूकस निकेटर सेनापति था सिकंदर का। तो इंडिका पुस्तक लिखी थी मैग्नेस्थीज ने। मैग्नेस्थीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भेजा था इसको सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सेनापति था सिकंदर का। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। प्रश्न नंबर 4, कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन ए 13वें शिलालेख में, ऑप्शन बी 11वें शिलालेख में, या ऑप्शन सी 6ठे शिलालेख में, या ऑप्शन डी 10वें शिलालेख में। कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 13वें शिलालेख में। कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया है। 11वें शिलालेख में क्या उल्लेख किया है? धम्म की नीति। धम्म, अशोक की धम्म की नीति। धम्म की नीति, अशोक की धम्म की नीति का उल्लेख 11वें शिलालेख में किया गया है। 6ठे शिलालेख में किया गया है आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख। आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख 6ठे शिलालेख में किया गया है। और 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया था। किसको? अशोक ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया था अशोक ने? कि राजा और उच्च अधिकारी, राजा और उच्च अधिकारी प्रजा की भलाई के बारे में सोचे। कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया था। 11वें शिलालेख में अशोक की धम्म की नीति की व्याख्या की गई है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। और 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी प्रजा की भलाई के बारे में सोचे। प्रश्न नंबर 5, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे ने, ऑप्शन सी उधम सिंह ने, या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उधम सिंह ने। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कहाँ की करी थी? जाकर यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में। जनरल डायर किस लिए विख्यात है? जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जलियांवाला बाग
हत्याकांड, इसको क्या बोल सकते हैं, नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जनरल डायर कसूरवार थे। नाथूराम गोडसे ने किसकी हत्या करी थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की। प्रश्न नंबर 5 क्या था आपका? प्रश्न नंबर 5 था जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर किस लिए विख्यात था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और जनरल डायर की हत्या करी थी उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर। प्रश्न नंबर 6, किस मुगल सम्राट को रंगीला बादशाह कहा जाता था? ऑप्शन ए जहांगीर को, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह को, ऑप्शन सी जहांदर शाह को, या ऑप्शन डी अकबर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। जहांदर शाह को क्या बोला जाता था? जहांदर शाह को लंपट मूर्ख। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता। प्रश्न नंबर 7, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी नदी को, ऑप्शन बी गंगा नदी को, या ऑप्शन सी गंडक नदी को, ऑप्शन डी कृष्णा नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष इसमें बाढ़ आती है जिससे लाखों लोग विस्थापित होते हैं। प्रश्न नंबर 8, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 से, या ऑप्शन सी 9 राज्यों से, ऑप्शन डी 6 राज्यों से। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या आगी? शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ में से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गे से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश। छह से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। राज्य में कौन कौन से है? वे राज्य है मिजोरम हुआ, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। प्रश्न नंबर 9, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, या ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन डी मंगल पांडे ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा और कौन सा नारा दिया था? इसके अलावा उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और जय हिंद का, जय हिंद। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? भगत सिंह ने नारा दिया था
इनकलाब जिंदाबाद। और दूसरा नारा दिया था साम्राज्यवाद का नाश हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था पूर्ण स्वराज्य का। पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने दिया था आराम हराम है। मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगियों को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने और नारा दिया था दिल्ली चलो का, जय हिंद का। भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, साम्राज्यवाद का नाश हो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा दिया था कहेगा पूर्ण स्वराज्य का और आराम हराम है। और मंगल पांडे ने नारा दिया था मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगी को या फिरंगियों को। प्रश्न नंबर 10, ग्रीनविच सेंट्रल टाइम भारतीय मानक समय से कितने घंटे आगे है? भारतीय मानक समय से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन ए 3.5 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे, ऑप्शन सी 5.5 घंटे या ऑप्शन डी 4 घंटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच सेंट्रल टाइम से, ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच माध्य, ग्रीनविच कहाँ पर है? ग्रीनविच यूके में स्थित एक शहर है। यूके में स्थित एक स्थान या शहर है, स्थान है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीनविच कहाँ पर स्थित है तो इसका सही जवाब होगा ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। इंग्लैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, जजिया कर किस शासक द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए औरंगजेब द्वारा, ऑप्शन बी अकबर द्वारा, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा या ऑप्शन डी बाबर द्वारा। जजिया कर सबसे पहले, जजिया कर सबसे पहले, जजिया कर सबसे पहले किस शासक द्वारा लागू किया गया था? औरंगजेब द्वारा, अकबर द्वारा या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा या बाबर द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। जजिया कर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लागू किया था। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर किस लिए? जजिया कर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए औरंगजेब द्वारा दोबारा लागू किया गया था। अकबर द्वारा इसको हटा दिया गया था। 15वीं शताब्दी में पाबंदी लगा दी गई थी और 17वीं शताब्दी में 17वीं औरंगजेब ने दोबारा लागू किया था। जजिया कर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लागू किया था। किस पे किया था? ये हिंदुओं पे लगने वाला एक कर था और इसको पाबंदी किसने लगाई थी? 15वीं शताब्दी में अकबर ने इस पे पाबंदी लगा दी थी, इसको बैन कर दिया था। लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा इसको दोबारा लागू कर दिया था। प्रश्न नंबर 12, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 13, बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम का, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी हरियाणा का, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी। हरियाणा का झूमर और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। प्रश्न नंबर 14, 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए वहीदा रहमान को, ऑप्शन बी लता मंगेशकर को, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को, या ऑप्शन डी आमिर खान को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2023 में। इसको कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन है हमारा? राष्ट्रपति हमारा है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति कौन है हमारा? उपराष्ट्रपति है हमारे जगदीप धनखड़। प्रश्न नंबर 15, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? कौन से भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल को, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश को, या ऑप्शन सी कर्नाटक को, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल को। भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 सॉरी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गैनीमेड, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी चंद्रमा, या ऑप्शन डी हिमालय। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? जुपिटर का। बृहस्पति। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है और ये सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और यह किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का है? टाइटन है सैटर्न, शनि का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का, और हिमालय भी कौन से ग्रह का उपग्रह है? जुपिटर का। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए मुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत श्रृंखला, या ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, या ऑप्शन डी संचित पर्वत श्रृंखला। ये यहाँ पे मुड़ी हुई नहीं है, ये है वलित। ये यहाँ पे है वलित पर्वत श्रृंखला, जिसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन रेंज। तो हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वलित पर्वत श्रृंखला। वलित पर्वत श्रृंखला में और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है? दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी आती है? एल्प्स आती है। एल्प्स कहाँ है? यूरोप में। ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है। इंडीज, इंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो इसका सही जवाब होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? इंडीज सबसे लंबी। अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं में आती है अरावली पर्वत, अरावली, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ब्लॉक पर्वत श्रृंखलाएं में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है? ब्लॉक पर्वत श्रृंखलाएं में आती है विंध्याचल, सोल्ट रेंज कहाँ की है ये पर्वत श्रृंखला? सोल्ट रेंज पर्वत श्रृंखला है ये पाकिस्तान में। संचित पर्वत श्रृंखला क्या है? संचित पर्वत श्रृंखला है बालुओं का टीला, जो रेत का टीला बन जाता है उसको बोलते हैं संचित पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 18, 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर बटे 3.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 1/3 किसके इक्वल होगा? तो ये क्या है? ये हैगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसको खोलेंगे, क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे इसको। 3.5 प्लस 2.5 इंटू 3.5 माइनस 2.5 बटे 3.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। इससे इसकी एक पावर खत्म, प्लस 1/6 माइनस 1/3। 3.5 में से 2.5 जाके कितने बचेंगे? 1। 3.5 प्लस 2.5 टोटल हो गए 6 प्लस 1/6 माइनस 1/3। इनका ऐसे ले लेंगे, कितना आएगा? 6। 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46 and if the average of first 4 result is 45 then find out the value of fifth result। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 है कि पहले 5 परिणामों का औसत तो दिया है 46, यदि पहले 4 परिणामों का औसत 45 है तो 5वें परिणाम का मान पूछ लिया। तो पहले 5 परिणामों का औसत कितना है? 46। तो इनका सम कितना होगा? सम के लिए क्या करेंगे? 5 × 46। तो हमें क्या निकालना? 5वें का निकालना। 4 का दिया हुआ है, 4 का क्या है? 4 परिणामों का औसत। 4 × 45, 5 × 30, 5 × 20 और 3 × 23, 230 माइनस 4 × 5 = 20, 4 × 16 और 2 18। तो 5वें परिणाम का क्या मान आ गया? 5वें परिणाम का वैल्यू आ गई 50। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 20, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ, फर्स्ट
स्टेट किसके आधार पर? जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और अब आंध्र प्रदेश में से कौन सा राज्य बना? तेलंगाना।